हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ विवेक। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे प्रोस्ट चैप्टर 4 होम कमिंग, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। आज हम इसका फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फटीक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का सरदार था। एक नई शैतानी उसके दिमाग में आई। नदी के समतल कीचड़ में लकड़ी का एक लट्ठा पड़ा हुआ था, जो कि एक नाव के मस्तूल के आकार में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने निश्चय किया कि वे सब मिलकर उस लट्ठे को पूरी ताकत से उसकी जगह से लुढ़काते हुए दूर ले जाएं। इस लट्ठे का मालिक क्रोधित होगा और आश्चर्यचकित होगा तथा वे सब उससे मज लेंगे। प्रत्येक ने इस प्रस्ताव को मान लिया और सर्वसम्मति से इसे ले जाया गया। लेकिन जैसे ही मज़ा आने वाला था, माखन, फटीक का छोटा भाई, घूमते हुए आया और उन सबके सामने बिना कुछ कहे उस लट्ठे पर बैठ गया। एक सेकंड के लिए वे उस समय हैरान हो गए। उनमें से एक लड़के ने डरते डरते उसे उठाने के लिए धक्का दे दिया, लेकिन वह बेपरवाह ही रहा। वह एक छोटे दार्शनिक की तरह खेलों की निरर्थकता पर ध्यान लगाता रहा। फटीक को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, माखन, अगर तुम इसी क्षण नहीं उतरे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। माखन और आराम से संभल कर बैठे। अब यदि फटीक को अपना शाही गौरव सबके सामने रखना था तो यह साफ था कि उसे अपनी धमकियों को पूरा करना था। लेकिन संकट के समय उसका साहस जवाब दे गया। ऐसा लगा कि उसका सारथी दिमाग उसके भाई से युक्ति चलाने में नाकाम हो गया। इससे उसके अनुयायियों को उसका मजाक बनाने का अवसर मिल गया। उसने आदेश दिया कि लट्ठे के साथ माखन को भी लपेटकर लुढ़का दिया जाए। माखन ने आदेश सुन अपने सम्मान पर अडिग रहा, लेकिन उसने तथ्य को अनदेखी इस तरह कर दी जैसे कोई व्यक्ति सांस्कृतिक प्रसिद्धि के लिए उससे जुड़े जोखिम को उठा लेता है। लड़कों ने अपनी पूरी ताकत से उस लट्ठे को 1, 2, 3 कहा और बोलते हुए उठाना शुरू कर दिया। जब लट्ठा उठा तो माखन के दान, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ चला गया। सभी अन्य लड़के अपनी कर्कश आवाज़ से खुशी मनाने लगे, लेकिन फटीक थोड़ा डर गया। वह समझ गया है कि क्या होने वाला है, और जैसा कि उसे यकीन था, माखन आवेश में ज़मीन पर से उठा। वह फटीक की तरफ दौड़ा और उसके मुंह नोच लिया तथा उसे पीटा व लात मारी और फिर रोते हुए घर चला गया। नाटक का पहला अंत समाप्त हो चुका है। फटीक ने अपना चेहरा साफ किया तथा नदी किनारे पड़े एक पेड़ के नट पर बैठ गया और घास का तिनका चबाने लगा। एक नाव किनारे पर आकर रुकी। एक मध्यम उम्र का व्यक्ति, जिसके सफ़ेद बाल और काली मूछें थीं, किनारे पर उतरा। उसने वहाँ खाली बैठे हुए लड़के को देखा और उससे पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। फटीक घास चबाता रहा और बोला, वहाँ, लेकिन यह पता लगाना संभव था कि इसका इशारा किस तरफ है। उस अजनबी ने दोबारा पूछा। वह अपने पैर को इधर उधर घुमाता रहा और बोला, जाओ और ढूंढ लो, और पहले ही तरह घास चबाता रहा। जब फटीक घर में आया, उसकी माँ ने उसे देखा। वह गुस्से से बोली, तो तुमने फिर माखन को मारा? फटीक ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने नहीं मारा। आपसे यह किसने कहा? उसकी माँ चीखी, झूठ मत बोलो, तुमने मारा है। फटीक ने अचानक कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने नहीं मारा। आप माखन से पूछ लो। लेकिन माखन ने सोचा कि वह अपनी पहले वाली बात पर अडिग रहेगा। उसने कहा, हाँ माँ, फटीक ने मुझे मारा। फटीक का धैर्य पहले से ही जवाब दे चुका था। वह अन्याय को नहीं सुन सकता। वह माखन की तरफ दौड़ा और यह कहते हुए उस पर वार किया, ये ले। वह चीखा, और ले, झूठ बोलने के लिए।
उसकी माँ ने उसी क्षण माखन की तरफदारी की और फटीक को चीखते हुए अपने हाथों से पीटने लगी। जब फटीक ने उसे अपने से अलग किया तब वह चीखी, क्या अरे दुष्ट, क्या तू अब अपनी माँ को भी धक्के देगा? उसी जटिल परिस्थिति में एक सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति अजनबी वहाँ आ पहुँचा। यह वही अजनबी था जिसने फटीक से चक्रवर्ती परिवार का रास्ता पूछा था। उसने पूछा कि क्या बात है। फटीक डरा और शर्म से देखने लगा, लेकिन जब उसकी माँ ने पीछे मुड़कर इस अजनबी को देखा तो उसका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया था और बोली, क्यों दादा, आप कहाँ से आए? यह शब्द कहते कहते वह ज़मीन पर झुकी और उनके पैर छुए। जैसे ही उनकी शादी हुई थी, उनके भाई चले गए थे। उन्हें बॉम्बे में अपना व्यवसाय शुरू किया। जब वे बॉम्बे से उनकी बहन के पति की मृत्यु हो गई, यह समाचार सुना तो बिशंबर अब कोलकाता वापस आ गए और तुरंत उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा। और जैसे ही उन्हें अपनी बहन के बारे में पता चला, वो उससे मिलने चले गए। अगले कुछ दिन बड़ी प्रसन्नता से बीते। भाई ने दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा। उसे बताया कि फटीक तो बिल्कुल बेकार है, वह कामचोर, कहना न मानने वाला और उपद्रवी है, लेकिन माखन सोने के समान अच्छा था। वह भेड़ के बच्चे के समान सज्जन और पढ़ने में मन लगाने वाला था। बिशंबर ने दयालुता से फटीक को अपनी बहन से अपने साथ ले जाने को कहा और अपने बच्चे के साथ कलकत्ता ले जाकर पढ़ाने की बात कही। विधवा माँ तुरंत मान गई। जब फटीक के मामा ने उसे अपने साथ कोलकाता ले जाने की बात कही तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और वह बोला, ओह हाँ मामा जी, एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि वह यही चाहता। माँ के लिए फटीक से छुटकारा पाना अत्यधिक आरामदेह था। दोनों भाइयों में कोई प्रेम न होना, उसके मन को क्षति पहुँचाना। उसके मन में हमेशा यह डर बना रहता था कि किसी दिन वह माखन को नदी में डुबा देगा या लड़ाई में उसका सिर फोड़ देगा या किसी न किसी खतरे में फंसा देगा। साथ ही वह फटीक के जाने की उत्सुकता को देखकर निराश भी रहती थी। फटीक जब सब कुछ निश्चित हो गया तो बार बार अपने मामा से पूछने लगा कि कब चलोगे। वह पूरे दिन प्रफुल्लित और तैयार रहता तथा अक्सर रात को भी जगा रहता। उसने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी, अपनी बड़ी पतंग और अपने कंचे सब माखन को विरासत में दे दिए। वास्तव में इस जाने के समय उसकी माखन के प्रति उदारता असीमित थी। जब वह कलकत्ते पहुंचे तो फटीक पहली बार अपनी मामी से मिला। वे अपने परिवार में अनावश्यक बढ़ोतरी देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह बड़ी मुश्किल से अपने तीनों लड़कों का प्रबंध कर पाती और एक 14 वर्ष के गांव के लड़के को उनके बीच आ जाना बहुत अप्रिय था। बिशंबर को इस तरह की बात करने से पहले कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। इस मानवीय संसार के झमेले में एक लड़का जिसकी उम्र 14 साल है, इससे बड़ी कोई बाधा नहीं हो सकती। न तो वो आकर्षक सजावटी होता है और न ही उपयोगी। उसके ऊपर एक बच्चे की तरह प्यार बरसाना असंभव होता है और वह हमेशा रास्ते में आता रहता है। यदि वह एक बच्चे की तरह तुतलिता है तो उसे बच्चा कहा जाता है, और अगर वे एक बड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है तो अनुपयुक्त बताया जाता है। जो भी वह कहता है उसका विरोध किया जाता है। तब वह एक बदसूरत बढ़ती हुई उम्र में होता है। वह अपने कपड़ों की अपेक्षा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है और वह अटक अटक काँपते हुए स्वर में गाने लगता है। बचपन की गलतियों को माफ़ करना आसान होता है, लेकिन एक 14 साल के लड़के की गलतियों को सहन करना अनिवार्य होता है। लड़कों स्वयं डर से संकोची हो जाता है।
जब वह बड़े लोगों से बात करता है या तो घबराहट में ठीक हो जाता है, या बेचैन होकर शर्माने लगता है, या फिर उसे अपने अस्तित्व पर बहुत शर्मिंदगी होने लगती है। जब इस उम्र में उसके दिल में होता है कि उसे प्यार और पहचान मिले, और वह उस व्यक्ति का समर्पित दास बन जाता है जो उस पर ध्यान देता है, लेकिन कोई भी खुले रूप में उस पर प्यार दर्शाता नहीं है, क्योंकि उसे अनुचित आसक्ति माना जाता है, जो कि उस लड़के के लिए सही नहीं होगा। इसलिए क्यों क्या डांटना और तिरस्कार करना, वह बिल्कुल एक आवारा कुत्ते का समान हो जाता है जिसका मालिक उसे छोड़कर कहीं चला जाए। एक 14 साल के लड़के के लिए उसका खुद का घर एक स्वर्ग के समान होता है। एक अजनबी घर में अजनबियों के साथ रहना एक छोटे से अत्याचार के समान था। किसी स्त्री के द्वारा प्यार से बात या व्यवहार किया जाना परमानंद और चरम सीमा था, और उसके द्वारा कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। यह फटीक के लिए दुखद था कि वह अपने मामी के घर अवांछनीय था। हर मौके पर वह इस बुजुर्ग औरत द्वारा तिरस्कृत किया जाता था। जब भी वह उससे कुछ करने को कहती थी तो वह इतना खुश हो जाता था कि कुछ ज़्यादा ही कर देता था। फिर उसे बताती थी कि इतने बेवकूफ़ मत बनो, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी मामी के घर में अपेक्षा के तंग वातावरण ने फतीक पर इतना जुल्म किया कि उसे ऐसा लगता था कि सांस लेना भी मुश्किल है। वह खुले गांव में जाकर अपने फेफड़ों से स्वतंत्र सांस लेना चाहता था, लेकिन वहाँ कोई खुला गांव ही नहीं था। कलकत्ता में चारों ओर दीवारें और घर बने हुए थे। वह हर रात अपने गांव वापस जाने के सपने देखा करता था। उसे वह शानदार चारागाह याद आते जहाँ वे पूरे दिन पतंग उड़ाया करता था, चौड़ा नदी का किनारा जहाँ वह गाते और चिल्लाते हुए खुशी से पूरा दिन बिताते थे, छोटा संकरा झरना जहाँ वह कभी भी जब वह चाहे डुबकी मार सकता था और तैर सकता था। उसे अपने समूह के साथी लड़के याद आते थे जिनमें वह तनाशा था, और सबसे ज़्यादा उसे अपनी आत्महत्या माँ की याद आती थी जिसने उसके विरुद्ध पक्षपात किया था। यदि यही विचार उसे दिन रात परेशान करते थे। किसी ऐसे के सामने जिससे आप प्यार करते हो, किसी के न होने पर न प्रकट करने योग्य उत्कृष्टता, एक शांत चीख जो दिल से उसकी माँ को याद करती है। शाम के समय एक बछड़े के सामने समान थी। यह प्यार जो एक जानवर के रूप में स्वाभाविक था। वे उस शर्मीले, बेचैन, पतले, भद्दे और कुरूप लड़के को उत्तेजित कर देते थे। कोई भी इसे समझ नहीं सकता था, लेकिन उसका दिमाग लगातार इसी का शिकार था और इसी में रमा हुआ था। पूरे स्कूल में फटीक से ज़्यादा पिछड़ा हुआ कोई लड़का नहीं था। जब भी अध्यापक उससे प्रश्न पूछते तो उसका मुंह खुला और शांत रह जाता, और एक अतिरिक्त भार से लदे हुए गधे के समान वह धैर्यपूर्वक उन सभी वारों को सहन कर लेता जो उन पर पड़ते। जब सब लड़के बाहर खेल रहे होते तो वह जिज्ञासा से खिड़की के पास खड़ा हो जाता तथा दूर घरों की छतों को देखा करता था। अगर संयोगवश वह बच्चे को खुली छत पर खेलने हुए देख लेता तो उसका दिल भी इच्छाओं से भर जाता। एक दिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने मामा से कहा, मामा जी, मैं घर कब जा सकता हूँ? उसके मामा जी ने उत्तर दिया, जब तक छुट्टी हो तब तक प्रतीक्षा करो, लेकिन छुट्टियाँ तो नवंबर तक नहीं आएंगी और अभी एक लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। एक दिन फटीक की अभ्यास पुस्तिका खो गई, मतलब किताब। यहाँ तक कि अपनी किताबों की सहायता से भी उसे अपना पाठ समझने में बहुत दिक्कत होती थी। एक दिन अध्यापक निर्दय होकर उसे पीट दी। उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसके भाइयों को भी
उस पर शर्म आने लगी। वे दूसरे लड़कों से भी ज़्यादा उसे चिढ़ाने और बेइज्जत करने लगे। आखिरकार वह अपनी मामी के पास गया और बोला कि उसने अपनी किताब खो दी है। उसकी मामी ने गुस्से से अपने होठ भींच लिए और बोली कि तुम पागल गंवार हो। मैं अपने परिवार के साथ कैसे तुम्हारे 1 महीने में 5 बार किताबों का खर्च उठा सकती हूँ। उस रात स्कूल से वापस घर आते हुए फटीक को भयंकर सिरदर्द के साथ कांपते हुए दौरा पड़ गया। उसे लगा कि उसे मलेरिया बुखार का असर हो गया है। उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि उसकी मामी उसी को बेवकूफ़ कहेंगी। अगली सुबह फटीक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आस पड़ोस में ढूंढने से भी कुछ भी पता नहीं चला। पूरी रात बारिश होती रही और जो भी लड़के को ढूंढने गए वे पूरी तरह भीग गए। आखिर में बिशंबर ने पुलिस की मदद ली। दिन के आखिर में एक पुलिस वैन उनके घर के सामने रुकी। अभी भी बारिश हो रही थी और गलियों में पानी भर गया था। 2 पुलिस वाले फटीक को अपनी भुजाओं में लेकर आए और बिशंबर के आगे रख दिया। वह पूरी तरह भीग गया था और कीचड़ में सना था। उसका चेहरा और आंखें बुखार से लत हो गईं और लाल हो गईं। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। बिशंबर उसे गोदी में अंदर लेकर आया। इसकी पत्नी ने जब उसे देखा तब बोली, इस लड़के ने हमें बहुत परेशान किया। क्या अधिक अच्छा नहीं होगा कि तुम उसे उसके घर भेज दो? फटीक ने उनके शब्द सुनकर रोते रोते जोर से कहा, मामा जी, मैं घर ही जा रहा था, लेकिन ये मुझे वापस यहाँ घसीट लाए। बुखार बहुत तेज हो गया है और लड़का पूरी रात तपता रहा। बिशंबर ने डॉक्टर को बुलाया। फटीक ने अपनी बुखार से बाहरी आंखें खोली और छत की तरफ देखते हुए शांति से कहा, मामा जी, क्या अभी तक छुट्टियां नहीं हुई? क्या मैं घर जा सकता हूँ? बिशंबर ने अपने आंसू पोंछते और फटीक के पतले जलते हुए हाथों को पकड़कर पूरी रात उसके पास बैठे रहे। लड़का फिर बड़बड़ाने लगा। आखिरकार उसकी आवाज़ उत्तेजित हो गई। वह चीखा, माँ, मुझे ऐसी मत मारो। माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगले दिन थोड़ी देर के लिए लड़के को होश आया। उसने कमरे में अपनी नज़र घुमाई जैसे कि उसे किसी के आने की आशा है। आखिरकार निराशा के साथ उसका सिर वापस तकिए पर लुढ़क गया। उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया और एक गहरी सांस ली। बिशंबर उसके मन की बातें समझ गया। अपना सिर नीचे करके धीरे से बोले, फटीक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवा लिया है। वह दिन बीत गया। डॉक्टर ने चिंताग्रस्त आवाज़ में कहा कि लड़के की हालत बहुत नाजुक। फटीक जोर से चिल्लाने लगा, वह निशान 3 फैदम, वह निशान 4 फैदम, वह निशान। उसने नदी में स्टीमर के नाविक को साहुल रेखा के पास यह बोलते हुए सुना था। अब वह स्वयं अथाह सागर की गहराई नाप रहा था। अगले दिन फटीक की माँ चक्रवात की तरह कमरे में प्रविष्ट हुई और तेज आवाज़ में इधर से उधर गिरकर विलाप करने लगी। बिशंबर ने उनकी बेचैनी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह उसके पलंग में चिपककर चिल्लाने लगी, फटीक, मेरा प्यारा, मेरा बेटा। फटीक अपनी बेचैनी में एक क्षण रुका। उसके हाथ ऊपर नीचे होने बंद हो गए। उसने कहा, आ। उसकी माँ फिर चीखी, फटीक, मेरा प्यार, मेरा बेटा। फटीक ने वह धीरे से अपना सिर घुमाया और बिना किसी की तरफ देखे बोला, माँ, छुट्टियाँ आ गई। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल।